देख रहे हैं केवल सच न्यूज। ऐसी कोई भी चीज जो न्यूरो के विभिन्न शाखाओं को या शाखाओं पे प्रभाव डालता हो उन्हें न्यूरो की बीमारी हम कहते हैं। अगर खून की नली जाम हो गई वो लकवा मार सकता है। जैसे हार्ट अटैक है वैसे ही ब्रेन अटैक भी। न्यूरो की बीमारी आपके ब्रेन से लेकर रीढ़ की हड्डी से लेकर और वहां से निकलकर समस्त शरीर में जहां जहां भी नसें जाती हैं वो किन्हीं भी भाग को प्रभावित कर सकता है। आप तनाव को कम करने के लिए तरह तरह के मादक पदार्थ, सिगरेट आदि चीजों का उपयोग करना शुरू करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं हूं ब्रजेश मिश्रा। आज पूरे देश में बल्कि पूरे विश्व में मानव के बीच एक बड़ी समस्या है, वह है मानसिक तनाव का। कारण चाहे जो भी हो, शिक्षा के क्षेत्र के कारण हो, राजनीतिक क्षेत्र के कारण हो, अर्थ के कारण हो या फिर अन्य कई कारणों से, और विभिन्न कारणों की वजह से मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों का जमघट बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे उसकी संख्या में वृद्धि हो रही है और अब तो बच्चे भी मानसिक अवसाद के वातावरण में प्रभावित हो रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में पिछले 20 वर्षों से न्यूरोफिजिशियन के रूप में अपनी विशेष पहचान बनाने वाले डॉक्टर शेखर कुमार आज हमारे बीच मौजूद हैं और हम उनसे कई विषयों पे आज जानकारी अपने दर्शकों को दिखाएंगे। उनके बताए गए जो सुझाव हैं वो आप तक जाएंगे और हम उनसे कई सवाल ऐसे पूछेंगे जो आपके हित के लिए है और आप कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। इन सभी विषयों पर हम आज चर्चा करने के लिए स्वागत है आपका सर हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। न्यूरो बीमारी क्या होती है एवं न्यूरोलॉजी में कौन कौन से रोग आते हैं सर? आम लोगों को ये समझना चाहिए कि न्यूरो मतलब होता क्या है और मैं इसे बड़ा सरल भाषा में समझाता हूँ। न्यूरो मतलब आपका ब्रेन, दिमाग से नसें जो निकलती हैं, जो चेहरे पे जाती हैं और रीढ़ के हड्डी के माध्यम से सारे शरीर में प्रवेश करती है, हाथ में, पेट में, पैर में। तो न्यूरो की बीमारी आपके ब्रेन से लेकर रीढ़ की हड्डी से लेकर और वहां से निकलकर समस्त शरीर में जहां जहां भी नसें जाती हैं वो किन्हीं भी भाग को प्रभावित कर सकता है। तो ऐसी कोई भी चीज जो न्यूरो के विभिन्न शाखाओं को या शाखाओं पे प्रभाव डालता हो उन्हें न्यूरो की बीमारी हम कहते हैं। ब्रेन स्ट्रोक क्या है, इसका मुख्य कारण क्या है, लक्षण और बचाव क्या है? देखिए, बहुत ही सरल भाषा में कहें तो हार्ट अटैक क्या है, हार्ट स्ट्रोक क्या है। जी जी। जैसे हार्ट अटैक है वैसे ही ब्रेन अटैक भी है। जी जी। तब है कि जैसे हार्ट अटैक में हार्ट को खून का सप्लाई अवरुद्ध हो जाता है, वैसे ही ब्रेन अटैक है। तो हमारे दिमाग में खून का संचार होता है। खून का संचार विभिन्न नलियों द्वारा होता है। खून की नलियां, धमनियां होती है। तो अगर किसी भी कारण से दिमाग के किसी भाग में खून की नली से खून जाना अवरुद्ध हो गया तो हमें लकवा या स्ट्रोक बोलते हैं, हो गया। जी। तो इसके विभिन्न कारण हैं। तो दूसरी एक प्रमुख कारण यह है कि अगर खून की नली जाम हो गई तो लकवा मार सकता है। अगर खून की नली किसी कारणवश, चोट की वजह से या ब्लड प्रेशर की वजह से या और भी कई बीमारियों की वजह से अगर खून की नली फट जाती है तो उसको हम लोग ब्रेन हेमरेज कहते हैं। वो भी एक प्रकार का स्ट्रोक है। तो ब्रेन स्ट्रोक की ये सब कारणे हैं जो होते हैं। सर इससे बचने के लिए सर क्या करना चाहिए?
ब्रेन स्ट्रोक से बचना हो तो मुख्यतः हमें इन बातों का ध्यान रखना होगा कि अपना लाइफस्टाइल बिल्कुल ही व्यवस्थित रखना चाहिए। खान पान बिल्कुल व्यवस्थित हो, जैसे खान पान में कोई भी ऐसी चीज जिसमें चर्बी, तेल, मसाला का मात्रा ज़्यादा हो, वो शरीर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही ले। अनावश्यक ज़्यादा उपयोग करने से वो फिर आपके खून के नलियों में जाकर जमा होती है और खून के नलियों को अवरुद्ध कर देता है। तो खान पान अच्छा रखें। किसी भी तरह के नशे से, कोई भी नशा दुनिया में हो, या अल्कोहल हो या टोबैको हो या कोई भी हो, ये सारी चीज़ें खून के नलियों में सिकुड़न पैदा करती हैं। उसी तरह आजकल तनाव है, माहौल में तनाव देखते हैं, तनाव के चलते खून की नलियों में चर्बी का जमा होना बढ़ता जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है, जिसके चलते भी लकवा होने की संभावना बढ़ जाती है। सिगरेट स्मोकिंग देखते हैं आमतौर पे आजकल छोटे बच्चे लोग भी छुप छुप कर देखते हैं हम लोग कि सिगरेट वगैरह पीते हैं, प्रचलन बढ़ती जा रही है। फिर कम उम्र से ही लोग पीना शुरू कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही बुरी आदत है। और जो बाकी प्रमुख कारण है, जैसे ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज है, या कभी आपको चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, या दिमाग में किसी भी प्रकार से कोई इन्फेक्शन हो गया जिसको मेनिंजाइटिस कहते हैं, इन सारे कारणों से आपको लकवा हो सकता है। तो ये सारे विभिन्न कारण हैं जिनसे आदमी को बचना चाहिए। और जितना हो सके, अगर आपको ब्लड प्रेशर है, आपको चीनी का रोग है, या कोई भी और छोटी मोटी बीमारी है, तो उसको डॉक्टर से मिलते रहें, उसको पूर्णतः उसको दवा खाकर कंट्रोल में रखें ताकि वो आपको धोखा न दे। जी जी। एक स्टडी के अनुसार देश में 7.4 डेथ न्यूरो संबंधित बीमारियों से ही हो रही है, जिसके ज्यादा डेथ स्ट्रोक से हो रहा है। इसका कारण क्या है? फिर इसमें स्ट्रोक, जिसको हम लोग लकवा बोलते हैं, जी जी, फिर इसमें वही सारी कारणें आ जाती हैं। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं कि वातावरण में तनाव काफी है। इवन बड़े हों या बच्चे हों, पहले तो हम लोग मैदान में खेला करते थे, ज़्यादा कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या टीवी, मोबाइल कुछ नहीं हुआ करता था। तो पहले जो थे लोग काफ़ी घूमते फिरते थे, खेलते कूदते थे, घर में कम रहते थे, बाहर ज़्यादा रहते थे। तो इससे उनका अच्छा व्यायाम भी हो जाता था इनडायरेक्टली, और मन भी लगता था। अब आज के हालात में हम लोग देख रहे हैं कि लोग, इवन बच्चे भी, बच्चे हों बड़े हों, ये सारे जो सुविधा की चीज़ें आ गई हैं, उससे लोग अब बिल्कुल होम बाउंड हो गए हैं, हाउस बाउंड हो गए हैं। इससे उनको पॉजिटिव वातावरण नहीं मिलता है। बाहर निकलेंगे उनको ऑक्सीजन मिलेगा प्रॉपर, उनके सांस के नली बढ़िया फंक्शन करेंगी तो पूरे दिमाग को, शरीर को ऑक्सीजन बढ़िया मिलेगा, बॉडी का फिजिकल फिटनेस बढ़िया रहेगा, आंखों पे तनाव कम होगा। जो ये जितने गैजेट्स हैं उससे आंखों पे ग्लेयर होता है, इनके चलते आंखों पे असर, बुरा प्रभाव पड़ता है लॉन्ग टर्म में। प्लस जो आप माहौल में रहते हैं, बंद माहौल में, उसका भी एक नकारात्मक प्रभाव दिमाग पे पड़ता है। तो आज जो समय बदला है, इसका मार तो पड़ा है लोगों पे, और खास करके आने वाले समय में जो बच्चे बाद में बड़े होंगे उन पे और भी ज्यादा पड़ेगा। सर, जो गैजेट से जो निश्चित तौर पे नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है, लेकिन आज के समय में इस कोरोना के काल में और इसकी उपयोगिता और बढ़ गई है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा सर? तो जरूरी भी है और मजबूरी भी। बिल्कुल सही कहा आपने। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना के पहले, कोरोना में, और आज कोरोना के बाद क्या बच्चों पे कैसे क्या हो रहा है इन सारी चीजों का तो प्रभाव। तो अब कोरोना के चलते लोगों का मिलना जुलना बंद हो गया आपस में। जी। बच्चे बेचारे, बड़े तो किसी तरह घर में रह सकते हैं अकेले भी, लेकिन बच्चे तो अकेले सालों साल घर में बिताना, स्कूल, सारे स्कूल्स बंद हैं अभी तक, तो एक तो डर का साया,
और अकेले घर में बिताना उनके लिए बहुत ही कठिन काम था। तो इसका तो बुरा प्रभाव उन पे पड़ ही रहा है। अगर आप स्कूल नहीं जाएंगे, दोस्तों से नहीं मिलेंगे, टीचर्स आपको पढ़ाएंगे नहीं, टीचर से इंटरेक्शन नहीं होगा, टीचर की आपको थोड़ी डांट नहीं मिलेगी, तो फिर वो पढ़ाई नहीं करते हैं। तो उनकी पढ़ाई से भी विरक्ति हो गई धीरे धीरे, और मजबूरी में हमें बच्चों को पढ़ाना था, तो हमने अब ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी। अब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई तो बच्चों को मजबूरी है कि उन्हें आप मोबाइल दीजिएगा, लैपटॉप दीजिएगा। अब क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है तो वो जो इंटरेक्शन होना चाहिए वो हो नहीं पाता है। कितने बच्चों को ये फैसिलिटीज अवेलेबल है नहीं, वो तो पढ़ाई से भी वंचित रह जाते हैं और बाकी चीज से भी वंचित है। तो इन सारे चीजों का बहुत ही प्रतिकूल असर पड़ रहा है बच्चों के विकास पे, और हम समझते हैं कि जितना जल्दी ये कोरोना का प्रकोप साया हटे, ताकि कम से कम उन पे प्रतिकूल असर नहीं पड़े, क्योंकि बाद में हमारे भविष्य तो वही है। सर, जो न्यूरो से संबंधित जो प्रॉब्लम है, जो समस्याएं हैं, वैसे व्यक्तियों को क्या क्या खाना चाहिए और किन किन चीजों का परहेज करना चाहिए? न्यूरो की तो विभिन्न बीमारियां हैं, बट मोटे तौर पे जो कॉमन बीमारियां हैं, जैसे लकवा है या मिर्गी है, या आपको लकवा के साथ ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारी है, अक्सर रहती है लोगों में। तो इनको हमेशा इनको अपने ब्लड प्रेशर, अगर शुगर की बीमारी है तो शुगर का कंट्रोल, खान पान उचित, रहन सहन उचित, समय से उठना, सोना, जागना, किसी भी तरह का नशा का सेवन नहीं करना, और चिंता मुक्त जीवन जितना हो सके वो बिताएंगे, उतना ही उनका जीवन लंबे टाइम तक अच्छे से चलेगा और वो बीमारी मुक्त रह पाएंगे। जो सर चिंता से ही परेशान है, वो चिंता मुक्त कैसे रहेंगे? चिंता तो आज के दिन में कुछ हद तक जैसे जैसे ये जो हमारा समाज जो है, अब क्या कहते हैं, अब इकोनॉमिकली या मनी माइंडेड ट्रेंड जो हो गया है, तो इसके चलते तो हर लोग चाहता है कि हम एक ऐसा लाइफ जिए जिसके चलते हम लोग कुछ अर्न करना चाहता। तो इसका प्रेशर तो सारे लोगों पे है आज के दिन में, और इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और डेफिनेटली है कि जब तनाव में रहेंगे तो आपका रक्तचाप, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। आप तनाव में रहेंगे, आपको शुगर होने की संभावना बढ़ेगी। आप तनाव में रहेंगे, आप तनाव को कम करने के लिए तरह तरह के मादक पदार्थ, सिगरेट आदि आदि चीजों का उपयोग करना शुरू करेंगे, और ये सारा कुछ आप पे प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। तो यही कहना चाहते हैं इस बात। आप किस तरह बिना लक्षण के रोगी का ट्रीटमेंट करते हैं? बिना लक्षण के तो कोई रोगी होता नहीं है। लेकिन कई दफा हम लोग देखते हैं कि खास करके न्यूरो की बीमारियों में कि मरीज को खुद भी नहीं पता रहता कि वो किसी बीमारी से ग्रसित है। तो कभी कभी जैसे मरीज से बात करने में ही, या उसके आसपास या परिचितों से कोई जो उनको देखा हो उसके बारे में कुछ बताते हैं कि हमको लगता है ऐसा ऐसा है, कुछ ऐसा ऐसा है। तो उन चीजों को मरीज से बात करने के बाद, मिलाने के बाद, आदमी भले ही मरीज में कुछ न दिख रहा हो, बट मिलाने पे पता चल जाता है विथ एक्सपीरियंस कि इन्हें इन बीमारियों के लक्षण हैं इनमें, और इसका समाधान निकालना चाहिए। आप किस तरह से किसी भी डिसऑर्डर का सर्बिलिटी बीमारी बेमुआ करते हैं, और कौन कौन से प्रोड्यूसर को फॉलो करते हैं न्यूरोलॉजिकल दृष्टिकोण से? आप किस तरह से किसी भी डिसऑर्डर का सर्बिलिटी जो गंभीर बेमुआ करते हैं, और कौन कौन से प्रोड्यूसर से फॉलो करते हैं न्यूरो के दृष्टिकोण से? किसी भी, हम समझते हैं कि मेडिकल साइंस में किसी भी बीमारी को पकड़ने के लिए प्रथम चीज है कि
मरीज से आपका एक कांटेक्ट बढ़िया होना चाहिए। जी जी। अगर आप मरीज जब आपके सामने आएगा तो उसे बिल्कुल एट ईज फीलिंग होनी चाहिए, और वो आपको जितना उससे बात करेंगे उतनी ही वो सारी बातें आपको खोलकर धीरे धीरे बता देगा कि वो क्या चीज से सफर कर रहा है। तो बहुत सारी बातें तो उनसे थोड़े समय के लिए बात करने पे ही एक अंदाजा मिल जाता है। बच जाती है कुछ जांच पड़ताल करने की, तो जिससे और हम लोगों को पुख्ता सबूत मिल जाता है, तो हम लोग अच्छे से इलाज कर पाते हैं। जहाँ तक जांच का सवाल है, न्यूरो में ये जो कॉमन जांच है, जो ब्लड की जांचें हैं, या फिर सोडियम पोटेशियम की जांचें हैं, या फिर ईईजी, सीटी स्कैन या एमआरआई, इन जांचों से या थोड़ा बहुत और नर्व कंडक्शन स्टडीज करके हम लोग ज्यादातर बीमारियों का पता लगा लेते हैं कि कोई आदमी किस न्यूरो की बीमारी से सफर कर रहा है। सर, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोफिजिशियन और न्यूरोसर्जन में क्या अंतर है? देखिए, पहले तो हम लोग को ये जानना होगा कि न्यूरोसर्जन और न्यूरोफिजिशियन जी जी ये किन्हें कहा जाता है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत मरीज आते हैं, उन्हें आ तो जाते हैं दिखाने, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि न्यूरोसर्जन और न्यूरोफिजिशियन में अंतर क्या है। जी जी। तो ये बिल्कुल ही दो अलग अलग स्ट्रीम है। कोई भी आदमी एमबीबीएस के बाद सर्जन बनता है या फिजिशियन बनता है। जी जी। तो एमबीबीएस के बाद आप या तो एमएस करेंगे, कोई सर्जिकल ब्रांच में करेंगे, या एमडी करेंगे, जो जिन्हें फिजिशियन बोलते हैं। जी जी। तो जो एमएस करते हैं वो फिर बाद में सर्जरी में भी ही सुपर स्पेशलाइजेशन करते हैं, तो उन्हें न्यूरोसर्जन बोलते हैं, क्योंकि वो न्यूरो सर्जरी में वो आगे पढ़ाई किए, जिन्हें हम एमसीएच बोलते हैं। जी। और जो एमडी मेडिसिन में करने के बाद जो 3 साल की आगे की पढ़ाई डीएम के लिए की है, जिसे डीएम न्यूरोलॉजी बोलते हैं, जी, उन्हें हम न्यूरोफिजिशियन बोलते हैं। तो ये बिल्कुल ही विभिन्न चीज है। वो बिल्कुल सर्जिकल स्ट्रीम है जी, और न्यूरोफिजिशियन बिल्कुल ही नॉन सर्जिकल है। या न्यूरोफिजिशियन कोई सर्जरी कोई करता नहीं है, और वो लोग सिर्फ सर्जरी ही करता है। तो ये बिल्कुल ही अलग अलग न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट जो है, ये किसी भी न्यूरोफिजिशियन को न्यूरोलॉजिस्ट बोला जाता है। जी। तो न्यूरोलॉजिस्ट बोलिए या न्यूरोफिजिशियन बोलिए, ये दोनों एक ही चीज है। और न्यूरोसर्जन बिल्कुल ही अलग चीज है। द रिसेंट ग्लोबल में प्रकाशित स्टडी के अनुसार 1990 से लेकर 2019 तक भारत में न्यूरोलॉजी से रिलेटेड बीमारियां दुगनी हुई। इसका मुख्य कारण क्या है? पिछले 30 साल का ये आंकड़ा है। पिछले 30 साल में तो काफी कुछ बीमारियां बढ़ी हैं। हम लोग पिछले 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम लोग अपने प्रैक्टिस के दरमियान ही हम लोगों ने देखा है कि पहले जो बीमारी लकवा या फिर ब्रेन हेमरेज या फिर हार्ट अटैक वगैरह की, तो जो पहले 50 के बाद होती थी, वो अब हम लोग देखते हैं कि इवन 25 साल 30 साल की उम्र में लकवा ले लेकर लोग आ रहे हैं। 25 से 30 साल की उम्र में उन्हें ब्रेन हेमरेज हो रहा है। जबकि आज से 15-20 साल पहले हम कभी कभी ऐसा केस देखते थे 4-6 महीने में कि कोई इतने कम उम्र में ये बीमारी होती हो। लेकिन आजकल तो हम लोग अमूमन हमेशा देख लेते हैं कि तो नजर के सामने ही हम लोग देख रहे हैं। ये तो आपने बोला कि लैंसेट की बात है। हम लोग तो नजर के सामने ही देख रहे हैं कि कैसे 10 से 15 साल उम्र घट गई है सर इन बीमारियों की, न्यूरो की बीमारियों की खास करके। इनका प्रमुख वही कारण है कि आदमी का जो है लाइफस्टाइल बिल्कुल ही बदल चुका है। आदमी ज्यादातर आदमी तनाव की जिंदगी जी रहा है। आप तनाव में रहेंगे, आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं रहेगा, आपका खान पान उचित नहीं रहेगा, तो नेचुरली है कि आपका ब्लड प्रेशर, आपका शुगर, आपके बॉडी का सारा सिस्टम का जो आपस में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में जो आपस में सबका मेल होता है, वो मेल नहीं रहता है। तो नेचुरली है कि किसी भी मशीन का अगर आप समय समय पे उसका सर्विसिंग नहीं करेंगे या उसमें उचित
तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसकी आयु कम हो जाएगी और समय से पहले खराब हो जाएगा। यही कारण है कि अब इन सारी चीजों के चलते जो पूरे देश में और पूरे इनफैक्ट पूरे दुनिया में ये प्रभाव इन चीजों का बढ़ा है, तनाव का, और ये कारण है कि अब हम लोग समय से पहले इन बीमारियों को देख रहे हैं। सर, आजकल हर घर में हेडेक और ब्लड प्रेशर के रोगी मिलते हैं। हम किस तरीके से इससे बच सकते हैं, हेडेक से बच सकते हैं? क्या ऐसा करें? देखिए, सर दर्द का तो बहुत सारे कारण हैं, बट मुख्यतः हमें ये जानना है कि सर दर्द मुख्यतः जो कॉमनली आम आदमी में दो प्रकार के कॉमनली देखे जाते हैं। जी जी। एक तो माइग्रेन हेडेक होता है। जी जी। तो माइग्रेन हेडेक यूजुअली जेनेटिक होता है, हेरेडिटरी होता है। जी जी। और दूसरा है तनाव से हेडेक, जिसे हम टेंशन हेडेक बोलते हैं। जी। तो ये दोनों ही हेडेक हैं जो बहुत कॉमन है। तो तनाव से जो भी हेडेक है तो उसका सिंपल इलाज यही है कि जितना हो सके तनाव मुक्त रहें, तो हेडेक से भी मुक्त रहेंगे। तनाव से मुक्त नहीं रहेंगे हो पाएंगे तो फिर दवा देकर थोड़ा तनाव कम करके आपके हेडेक को कंट्रोल किया जाता है, लेकिन अंततः तो आपको तनाव से मुक्त होना ही पड़ेगा ताकि आप दवा से भी मुक्त हो पाए। दूसरा जो है माइग्रेन, तो माइग्रेन हमारे यहाँ आप देखेंगे कि हम लोग तो देखते हैं अपने निजी प्रैक्टिस में कि अमूमन हर 2-3 घर में आपको एक माइग्रेन के पेशेंट जरूर मिलेंगे जी। और ये इतनी कॉमन है कि और ये कई तरफ तो 5 साल के बच्चों से लेकर 60-70 साल की उम्र तक चलती है जी। और ये बहुत ही कॉमन माइग्रेन बीमारी है। कई दफा लोगों को पता नहीं चल पाता है, तो क्योंकि इसकी माइग्रेन होने की फ्रीक्वेंसी जो है अलग अलग होती है अलग अलग लोगों में, और अलग अलग समय में अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी मतलब आप हफ्ते में कितने दिन हेडेक में रहते हैं, तो ज्यादा दिन भी कई लोग रहते हैं, डेली भी रहते हैं, कई लोग महीने में एक बार होता है, कई लोगों को 6 महीने में एक बार होता है। तो जिन्हें बहुत कम होता है उन्हें पता भी नहीं चलता है, वो सोचते हैं कि हमें टेंशन से हेडेक हो गया, जबकि उन्हें माइग्रेन होता है। जिन्हें ज्यादा होता है तो फिर वो डॉक्टर से संपर्क करते हैं, फिर वो पता चलता है कि वो तो माइग्रेन हेडेक है, तो फिर उसका उचित इलाज होता है, तो उसका समाधान भी निकलता है। जी जी। कोरोना के प्रभाव के कारण बहुत से लोग डिप्रेशन के लक्षण देखे, बहुत से लोगों में डिप्रेशन के लक्षण देखे गए हैं। आपका क्या कहना है इस पर? क्या कोरोना ब्रेन को प्रभावित करता है? देखिए, कोरोना तो एक ऐसी बीमारी है जो शरीर के किसी भी भाग पे असर डालता है जी। तो कोरोना से डिप्रेशन तो एक अलग मामला है जी। कोरोना तो डिप्रेशन नहीं कराता, बट कोरोना के चलते जो एक सामाजिक और परिवेश बना, एक एनवायरनमेंट बना है जी। और एक तनाव का माहौल उभरा है, उससे लोगों को डिप्रेशन हो रहा है। लेकिन अगर किसी को कोरोना हुआ हो तो ब्रेन के किसी भी भाग को, अब तक तो काफी स्टडीज हो चुकी हैं, कोरोना ब्रेन के या नसों के किसी भी भाग पे असर डाल सकता है, तरह तरह तरीके से डाल सकता है। हाँ, कोरोना में ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, बट वो सारे सिस्टम्स पे किसी न किसी रूप में प्रभाव डाल सकता है, बट वो अनकॉमन है। आजकल लोगों को रात भर में, मतलब रात में 2 बजे तक, कोई 3 बजे तक जगता है, नींद नहीं आती है। इसका मुख्य कारण क्या है? कहीं ये कोई बीमारी का लक्षण तो नहीं? बिल्कुल। आजकल हम लोग देखते हैं कि लोग दिन भर काम करते हैं और फिर रात को सही समय पे सो नहीं पाते हैं। अब वो रात को तनाव के चलते उन्हें, कई लोगों को नींद नहीं आती। वो दिन भर जो काम करते हैं उसमें जो उन्हें तरह तरह की बातें होती हैं या बहुत सारा काम रहता है दूसरे दिन का पड़ा हुआ, उसी पे सोचने में लग जाते हैं, उनकी नींद उचट जाती है। बहुत लोग आजकल जो टीवी, मीडिया, मोबाइल और इससे एडिक्टेड हो जाते हैं। यूट्यूब खास करके हो, इस तरह के चैनल्स पे लोग उसमें कोई गेम्स में एडिक्ट हो गया, कोई फिल्म देखने में, कोई किसी और चीज में, तो उनकी एक एडिक्शन हो जाती है और इसके चलते धीरे धीरे उनके सोने की अवधि
देर तक होने लगती है, और जब देर से सोएंगे तो नेचुरली है कि फिर देर से उठेंगे और सारा दूसरे दिन का उनका जो कार्यक्रम होता है होल डे का, उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो हमारे हिसाब से ये जो तनाव और ये जो आजकल जो भी गैजेट्स एंड ऑल, ये बहुत ही प्रॉब्लम कर रही है लोगों में, जिसके चलते अनिद्रा का माहौल बन गया है। सर, माइग्रेन की समस्या कितनी गंभीर है? जैसा कि आपने बताया कि जेनेटिक भी होता है, देखा गया है कि माइग्रेन की समस्या ज़्यादातर औरतों में पाया जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। माइग्रेन औरतों में ज़्यादा होता है। अगर समझिए कि यूँ समझे कि अगर 5 माइग्रेन के मरीज हैं तो 4 औरतों में होगा, 1 केस मर्दों में होती है। तो उनमें माइग्रेन थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन होता है दोनों में। और माइग्रेन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि माइग्रेन ऐसी बीमारी है जो आपको डेली भी हो सकता है और वर्षों वर्षों तक रह सकता है। तो अगर कोई भी आदमी, उसमें महिलाओं को ज्यादा वो प्रभावित करता है, वो उसके पीछे क्या मतलब तथ्य है? एक तो इसमें एक जेनेटिक इम्प्रिंट है जी। और महिलाओं में कई तरह के हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और खास करके एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, उस हार्मोनल चेंजेस के चलते जी। और प्लस जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं, हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं, ये शुरू से ही ऐसा फैक्टर्स चला आ रहा है कि कोई फीमेल में ज़्यादा होता है, कोई मेल में कई बीमारियां होती हैं। तो ये शुरू से ऐसा आ रहा है कि बाई हेरिडिटी उनमें टेंडेंसी ज़्यादा होती है, प्रॉब्ली उनमें जो जेनेटिक्स होती है उनकी, वो जेनेटिक्स के हिसाब से फीमेल में प्रिडोमिनेंट होता है। सर, बिहार के लोगों में यहाँ की सरकार कितनी जागरूक है न्यूरो संबंधित बीमारियों को लेकर? बिहार में तो जागरूकता की काफ़ी कमी है जी। और हमारे समझ से खास करके आप देखते होंगे कि मिर्गी के लिए जी। आज भी हम देखते हैं कि मिर्गी की बीमारियों में लोग गांव में ही झाड़ फूक कराने लगते हैं, या उन्हें लगता है कि ये दैविक शक्ति का प्रकोप है, और फिर वो भटक जाते हैं तरह तरह के वैद्य खाने में और तरह तरह के लोकल जो भी इस तरह के जो क्या करते हैं, ठगी का शिकार भी हो जाते हैं और काफ़ी ठगी का शिकार होते हैं, और वर्षों से फिर वो तबाह हो जाते हैं और मिर्गी तो ठीक होती नहीं है, और जिसके चलते मरीज को बहुत परेशानी होती है। तो हमारे हिसाब से मिर्गी हो गया, या फिर लकवा का भी हम देखते हैं कि कोई एक इसके उपचार का या कोई बहुत समुचित कोई अस्पताल नहीं है जी। जहाँ पे लकवा का ही एक इलाज होता हो, या न्यूरो संबंधी बीमारियों का एक सरकार की तरफ से एक बड़ा सेंटर हो, जिसे कहते हैं न्यूरो साइंस सेंटर, ऐसा एक डेवलप हो जहाँ पे हर तरह के न्यूरो की बीमारियों का समुचित इलाज हो सके। तो ये समय की मांग है, ये होना चाहिए। जी सर। सर, कम मार्क्स, ब्रेकअप एवं अन्य कारणों से युवा डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल सही बात है, और स्वाभाविक है कि आजकल माहौल बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है। हर लोग एक दूसरे से अपने को बढ़ चढ़कर देखना चाहता है। ऐसे समय में हर लोग चाहता है कि हमें मार्क्स अच्छा आए, और लेकिन मार्क्स अच्छा आने के लिए प्रयास भी करना पड़ता है, उचित प्रयास करना पड़ता है। तो प्रयास उनकी उतनी उचित नहीं होती है, कई बार उचित होती भी है, तो हर लोगों का दिमाग अपने हिसाब से भगवान दिए हैं। कई लोग मेहनत करता है लेकिन उतना सफलता नहीं उन्हें मिलती है, तो दूसरे को देखकर उन्हें एक बहुत ही डिप्रेशन का भावना आता है। प्लस फिर उन्हें ये लगता है कि हमने इतनी मेहनत की, इतना पैसा लगा और हम कुछ पा नहीं पाए, तो जीवन में हम क्या करेंगे, उन पे एक नकारात्मक भाव आता है जी। और इस तरह से इन चीज़ों को हमारे हिसाब से खास करके पेरेंट्स को और टीचर्स को काफ़ी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन एस्पेक्ट्स पे भी सारे लोगों को ध्यान देना चाहिए कि कुछ ऐसी चीज़ें तो बच्चों में नहीं ना पनप रही है जो
ताकि बाद में उन्हें डिप्रेशन का शिकार बनना पड़े। तो उनके मेंटल लेवल को ऐसे ही बिल्डअप करके पहले से रखना चाहिए गार्जियन को, टीचर्स को, और भी जो उनके अभिभावक हैं, ताकि वो बाद में किसी तरह का की प्रॉब्लम्स ऐसी आती हो तो उसको बोल्डली फेस कर सके। जी सर, क्लाइमेट चेंज किस तरह से न्यूरोलॉजिकल कंडीशन को इम्पैक्ट करता है? देखिए, क्लाइमेट चेंज डायरेक्टली तो कुछ हद तक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन पे बहुत असर नहीं डालता है। जी। लेकिन डेफिनेटली आप देखते होंगे कि अगर बहुत गर्मी हो तो बहुत गर्मी में आप देखते हैं कि लोग बेहोश हो जाते हैं। जी। अब इतनी गर्मी हो जाती है कि हीट स्ट्रोक हो जाती है लोगों को। दिमाग में समझिए कि इतना गर्म हो जाता है कि आदमी में पानी की कमी हो जाती है। पानी की जब आदमी के शरीर में मात्रा कम होगी तो दिमाग में खून जम जाता है। अब दिमाग में खून जम जाता है, वो बेहोश हो जाता है, फिर उसकी हालत सीरियस हो जाती है। तो क्लाइमेट तो असर डालता है किसी न किसी रूप में। बाकी क्लाइमेट जो है, आपके जितनी सारी बीमारियां होती हैं न्यूरो में, जो भी उसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, इन सारी चीज़ों पे क्लाइमेट का बुरा प्रभाव पड़ता है। एडवर्स कंडीशंस में इन सारे चीज़ों का कंट्रोल गड़बड़ हो जाता है और फिर वो इनडायरेक्टली आपको लकवा की तरफ खींच कर भी ले जाता है। तो क्लाइमेट का उचित होना तो बहुत ही जरूरी है। सर, एक अच्छा न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन बनने के लिए क्या करना पड़ता है? कोई भी मेरे हिसाब से पहले तो हम तो यही कहेंगे कि कोई भी डॉक्टर बनने के लिए ये लागू होता है। जी। आपको अगर अच्छा डॉक्टर बनना हो, न्यूरो सर्जन बनना हो या फिजिशियन बनना हो, तो पहले तो आप अच्छी तालीम लें। जी। जब आप बन रहे हैं उस समय मेहनत करें, सीख कर आएँ और मरीजों के साथ खिलवाड़ न करें, मरीजों को समय दें, उचित तरीके से देखें। जितना आपको समझ में आता है, जितना आप जानते हैं, कोशिश करिए कि आप मरीजों को उतना दे पाएँ, आप अपनी तरफ से उन्हें पूरी दें, और यही आप कर सकते हैं। तो अपने तरफ से हम यही कहेंगे कि जो भी न्यूरो सर्जन हो, न्यूरो फिजिशियन हो या कोई भी अन्य डॉक्टर हो, जितना वो जानते हैं उतना अपने मरीजों को देने की भरपूर कोशिश करें और उसमें समय न चुराएं और उसमें जल्दबाजी न करें। सर, जो बच्चे मेडिकल का एग्जाम दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं डॉक्टर बनने के लिए, वो न्यूरो फिजिशियन के क्षेत्र चुनना चाहते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि इसके लिए आपको ये समझना होगा, पहले तो आप MBBS के लिए एंट्री लेंगे। जी। तो उस समय तो आप MBBS की पढ़ाई करें, क्योंकि MBBS की जब आप पढ़ाई करते हैं तो उसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। जी। मेडिकल साइंस के थोड़ी थोड़ी सब चीज़ की जानकारी होती है। तो जब आप MBBS की पढ़ाई करेंगे तो जब आप चारों तरफ आप अस्पताल में जाएंगे, आपकी ड्यूटी लगेगी, तो आप तरह तरह के मरीज देखेंगे, फिर कई टीचर से आपकी मुलाकात होगी, इंटरेक्शन होगी, तो नेचुरली आप में एक किसी खास डिपार्टमेंट के प्रति आप लोगों का लगाव जुड़ता जाता है और फिर वहाँ से एक धारा चलती है कि मैं कौन सा विभाग आगे लूँगा। तो कई लोग उसमें न्यूरो सेलेक्ट करते हैं। तो अगर आपको न्यूरोलॉजी में आगे न्यूरोलॉजिस्ट बननी है, न्यूरो फिजिशियन बननी है, तो आपको MBBS के बाद MD करना होगा मेडिसिन में। जी। तो आप मेडिसिन में घुसने का पहले प्रयास करें MBBS करने के बाद, और एक बार मेडिसिन में जाएंगे तो आप फोकस करें कि आप मेडिसिन विभाग में खास करके जो न्यूरो की बीमारियां हैं जी, तो उन पे आप समय थोड़ा ज़्यादा दें, उसके बारे में लर्निंग अच्छी रखें जी। तो आपको फ्यूचर में जब आप न्यूरो फिजिशियन बनेंगे तो आप अच्छे से अपने मरीजों का डायग्नोसिस, इलाज कर पाएंगे। सर, आज चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में जाना जाता है, लेकिन वह व्यवसाय का रूप लेता जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे सर? आजकल चिकित्सा तो कई लोग आप देखेंगे कि कई लोग तो हर जगह ऐसे लोग मिलेंगे, आपको ब्लैक शिप मिलेंगे जो अपने जो
जी जी ट्रू प्रोफेशन है उसका, उसमें से वो समय चुराने लगेंगे, किसी गलत विधि से पैसा कमाना शुरू करते हैं, और ऐसा अमूमन हर जगह है। तो अगर आप अपना जो आपको गॉड ने आपको जिस काम के लिए भेजा है, अगर वो काम करके आप उस काम को आप बिजनेस के तौर पे इस्तेमाल करने लगेंगे तो आप गलत काम के शिकार हो जाएंगे। तो हम यही कहेंगे कि एज ए डॉक्टर को ऐसे ही बहुत लोग इज्जत देते हैं। आज की समाज में एक अच्छा ओहदा है, और इसको मेंटेन तभी रह पाएगा जब आप अपनी तरफ से अपने मरीजों को जितना हो सके उतना देने का सही में प्रयास करेंगे, तो वो इज्जत बरकरार रहेगी, आपकी डॉक्टरों की इज्जत बरकरार रहेगी, और आप उसमें किसी भी तरह का जो सही काम है उससे विपरीत काम करेंगे तो एक प्रोफेशन की बदनामी होगी। तो उससे बचें, ऐसा काम करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आजकल के भाग दौड़ के दुनिया में लोग एक दूसरे को देखकर जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में कई दफ़ा गलती कर बैठते हैं। तो हमारे हिसाब से ये बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपका जो प्रोफेशन है, आप अच्छा काम करके भी बहुत अच्छा कमा सकते हैं। इतना देखा जाता है कि कोई भी डॉक्टर भूखे पेट नहीं मरता है, इतना सबको जानना चाहिए। आप बिना गलत काम किए भी बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, अच्छे से रहेंगे, यही समझना चाहिए आजकल लोगों को। लोग जल्दीबाजी में गलती करते हैं। जी सर, अब आपने कई बार रिपीट किया है कि लकवा बीमारी से, तो अगर किसी को सर पॉलिटिकल अटैक होता है और जिस जगह पे होता है उस जगह से हॉस्पिटल आने के बीच में उसको पहले क्या उपचार में पहले क्या करना चाहिए? लकवा के बारे में कहा जाता है कि आम आदमी को एक इतनी समझ होनी चाहिए कि अगर कोई भी आदमी है आपके घर में आसपास कभी भी, अगर आप ये देखते हैं कि उसका आवाज थोड़ा बदल गया हो, कोई उसका एक अंग या दोनों अंग, एक भाग उसका थोड़ा काम कम कर रहा हो, तो ये आपको तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए कि ये ज्यादा चांस है कि ये लकवा ही होगा। कई दफा वो लोग सोचते हैं कि आज खाना कम खाया, आज पानी कम पिया, या उम्र बहुत हो गई है, अब ओल्ड एज हो गई, उससे थोड़ी कमजोरी हो गई, तो इसके चलते लोग कई दफा समय जो है बीच में गंवा बैठते हैं और लेट से अस्पताल पहुंचते हैं। तो लोगों को इतना ही जानना है कि अगर आपकी आवाज में थोड़ी भी त्रुटि हुई या कोई अंग, एक भाग शरीर का, हाथ हो, पैर हो या दोनों हो, इसमें अगर आप एक भाग में कमजोरी देखते हो और थोड़ी आवाज में त्रुटि आती हो, तो तुरंत आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि ये लकवा की पूरी संभावना है, और जितना जल्दी आप अस्पताल पहुंचेंगे उतनी जल्दी आपको बोला कि दिमाग में कई दफा खून जम जाते हैं ज्यादातर लोगों में, तो आप अस्पताल पहुंचेंगे, आपको जितना जल्दी खून पतला होने की दवा दे दी जाएगी उतनी जल्दी आप संभावना होगी कि आपका जो खून जम गया है खून के नली में, वो तुरंत जो है वो जाम जो है खुल जाए, या तो उससे आपको बहुत ही फायदा होगा। आगे आपके दिमाग को का सप्लाई, जो खून का सप्लाई जो अवरुद्ध हो गया था, वो अगर तुरंत चालू हो जाएगा तो आप में जो बाद में सुधार भी जो होगा वो ज्यादा अच्छा सुधार होगा लकवा के बाद। जी, आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? दर्शकों को मैं इतना ही कहूँगा कि एक अच्छी जीवन जिए, और खास करके डेली जीवन में समय का बहुत महत्व है। हर चीज़ का अपना समय है, सोने का, खाने का, काम करने का, इन सारे चीज़ों का बैलेंस उचित रखें। अगर इन सारे चीज़ों का बैलेंस आप उचित तरह रखते हैं, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, तो इसका लॉन्ग टर्म में आपके शारीरिक स्वास्थ्य पे बहुत ही लाभकारी फायदा होगा। बाकी तो बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं इतना ही बोलूँगा कि ये जो सारे डेली के दैनिक काम है, इनका आपस में सामंजस्य अच्छा रखिए, सब चीज़ अच्छा रहेगा।
आप देख रहे थे और सुन रहे थे डॉक्टर शेखर कुमार को, जो न्यूरो फिजिशियन के रूप में पटना में जाने जाते हैं। पटना ही नहीं बल्कि बिहार के बाहर भी इनकी अपनी एक पहचान है और इन्होंने कई बड़ी बड़ी बातें कही हैं और कई ऐसी बातें कही हैं जिसको सरकार को भी गंभीरता से लेना चाहिए। जैसे कि न्यूरो साइंस सेंटर खोलने की बात इन्होंने कही है। निश्चित तौर पे एक अलग से एक व्यवस्था सरकार को बनानी ही चाहिए कि इस तरीके के रोगी को एक अलग तरीके से ट्रीटमेंट दिया जा सके। हम इसी तरीके से आपको किसी न किसी चिकित्सीय सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। और डॉक्टर शेखर कुमार का एक अलग पहचान भी है कि यह ऐसे चिकित्सक के रूप में जाने जाते हैं जो पेशेंट को समय देते हैं और जो आज के तारीख में जो एक वातावरण बना हुआ है कि चिकित्सा सेवा को व्यापार के रूप में बहुत से डॉक्टर लेते हैं, वहाँ डॉक्टर शेखर कुमार बिल्कुल भीड़ से अलग हैं और यह कोशिश करते हैं कि लोग मरीज को कम से कम जो जांच है उसके दायरे में ना रखते हुए पहले दवाई से ठीक करने की कोशिश करते हैं। और इसका जीता जागता प्रमाण केवल सच पत्रिका का एक हमारा प्रतिनिधि है। जब गया में उसको एक परेशानी हुई थी और पटना आया था और महज चंद दवाई से वो ठीक हो गया था, जबकि बहुत बुरे स्थिति में था। तो निश्चित तौर पे हम लोग इसके साक्षी हैं और हम भगवान से प्रार्थना भी करेंगे कि हमारे समाज में डॉक्टर शेखर कुमार जैसे लोगों को हमेशा जीवंत प्रदान करते रहें। आप देख रहे थे केवल सत्य न्यूज, मैं हूं ब्रजेश मिश्रा।